हेलो नमस्ते, मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इस वाले सेशन में हम अपने यूपीएसआई के लिए प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है ये, बोलता है किसके कार्यकाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्लासी की लड़ाई लड़ी और चिनसुराह की लड़ाई और बक्सर की लड़ाई, ये तीनों ही जीती हैं। जरा बताओ तो इसमें से कौन सा हो जाएगा। क्लाइव इज द राइट आंसर। अब आप सोचोगे कैसे, देखो क्लाइव 1757 से लेकर 1760 तक बंगाल का गवर्नर था। बंगाल का गवर्नर था। ओके, फिर से ये दोबारा आया 1765 से लेकर 1767 के बीच में दोबारा से बंगाल का गवर्नर बना। ठीक है, तो देखो जो पहली वाली प्लासी की लड़ाई है वो 1757 में हुई है। क्लियर हो जाएगा, प्लासी की लड़ाई। ठीक है, नो प्रॉब्लम। फिर ये जो चिनसुराह की लड़ाई आपसे बोल रहा है ये 1759 की है, चिनसुराह की लड़ाई। ठीक है भाई, ये भी इसके समय। अब जो 1764 में बक्सर की लड़ाई लड़ी गई है उस समय पर ये बंगाल का गवर्नर नहीं था, समझ गए। इसमें अंग्रेजों का जो नेतृत्व कर रहा था वो हेक्टर मुनरो कर रहा था, हेक्टर मुनरो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हेक्टर मुनरो को जो दिमाग दे रहा था पीछे से वो क्लाइव ही दे रहा था। ठीक है, तो इस वजह से ये कह देते हैं कि हाँ, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था इस वाली में, बक्सर वाली में, लेकिन माइंड पीछे से इसमें भी क्लाइव ही दे रहा था। और क्लाइव उस समय पर बंगाल का गवर्नर भी नहीं था, फिर भी वो दिमाग दे रहा था। तो हमारा राइट आंसर है ये। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय भाषा इंडो आर्यन भाषा परिवार से संबंधित नहीं है। देखो भाई, कुरमाली, बोडो, उड़िया या फिर अंगिका। इंडो आर्यन भाषाओं में जैसे मैं बोलूं गुजराती आपको देखने को मिल जाएगी, है ना भाई, आपको हिंदी देखने को मिल जाएगी, आपको मराठी देखने को मिल जाएगी, राजस्थानी आपको देखने को मिल जाएगी, पंजाबी आपको देखने को मिल जाएगी, है ना भाई, बंगाली आपको देखने को मिल जाएगी और भी ईटीसी। लेकिन अगर हम देखें जो बोडो भाषा आप देख रहे हो ना, ये तिब्बती बर्मन भाषा है। कैसी हो जाएगी, तिब्बती बर्मन भाषा हो जाएगी। ये क्लियर हो जाएगा, समझ गए, ऐसे आपने ध्यान रखना है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते तक्षशिला किस प्राचीन महाजनपद की राजधानी थी। ओके, तो ये किसकी हो जाएगी, गांधार की। देखो अगर आप देखोगे 16 महाजनपद थे, है ना। कितने महाजनपद थे प्राचीन काल में, 16। 16 में से अगर आप देखोगे एक कौन सा, अगर आप देखोगे गांधार भी था जो उत्तर पश्चिम की तरफ था, उत्तर पश्चिम की तरफ। और उसकी जो राजधानी थी वो क्या था, तक्षशिला। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तक्षशिला विश्वविद्यालय भी बहुत प्रसिद्ध था मौर्य काल के समय पर। 94वीं वार्षिक आम बैठक की बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में, है ना, निर्विरोध किसे चुना गया है, वो चुना गया है मिथुन मनहास को। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। तो बीसीसीआई की बात कर रहे हैं हम, है ना। बीसीसीआई 1928 में बनी है और मुंबई के अंदर इसका आपको हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। और इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं, मिथुन मनहास। ओके भाई, ध्यान रखोगे, मिथुन मनहास। क्लियर हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर हम देखें उपाध्यक्ष कौन, अगर आप देखोगे वो है राजीव शुक्ला, है ना भाई, राजीव शुक्ला हो जाते हैं। क्लियर है यहां तक। अच्छा, इससे पहले बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन थे, रॉजर बिनी थे, और अब ये आ गए हैं। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे देश बंधु के नाम से जाना जाता है। देश बंधु वो कौन है, चित्तरंजन दास हो जाएंगे। ये बंगाल के एक सक्रिय नेता थे, बंगाल में सक्रिय थे बहुत ज्यादा। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और अनुशीलन समिति से भी जुड़े हुए थे, अनुशीलन समिति से भी जुड़े हुए थे ये। क्लियर हो जाएगा, ये भी आप ध्यान रखोगे। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है, चित्तरंजन दास। अच्छा, ये इनको सीआर दास भी बोल देते हैं। इन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर एक पार्टी बनाई थी। ठीक है, 1922 में। वो कौन सी बनाई थी, वो बनाई थी ना कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। देख रहे हो, कांग्रेस खिलाफत। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखोगे, क्या बनाई थी, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। क्लियर हो जाएगा, स्वराज पार्टी। लेकिन 1923 में इसका नाम चेंज कर दिया। सिर्फ इसको ध्यान रखोगे, क्या रखा, स्वराज पार्टी कर दिया गया, स्वराज पार्टी। कांग्रेस खिलाफत वर्ड हटा दिया। तो पेपर में अगर कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी लिख के आए तो 1922 आंसर, और स्वराज पार्टी लिख के आए तो 1923 आंसर, और स्वराज पार्टी ही आता है। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाट में स्थित है। ओके, जो हमारा ये पूर्वी घाट है ये कहां से कहां तक है, ये आपके उड़ीसा से शुरू हो जाता है, फिर ये आपको आंध्र प्रदेश में भी मिलेगा और तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक।
उड़ीसा के दक्षिण से शुरू हो जाता है ना भाई, क्लियर हो जाएगा, और तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक 3 राज्यों में फैला हुआ है। एवरेज जो आपको है ना भाई इसकी ऊंचाई देखने को मिलेगी 1100 मीटर औसतन इसकी ऊंचाई है, ये भी आप ध्यान रखोगे। इसकी सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी, उड़ीसा में पड़ती है ना भाई, महेंद्रगिरी आपको देखने को मिलेगी, ये कहां पर है, उड़ीसा में है, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो शेवरॉय की पहाड़ी है ये पूर्वी घाट का ही हिस्सा है। जवादी, शेवरॉय, पंचमलाई, सिरुमलाई तमिलनाडु में पड़ती है ये, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। जवादी हो गया, शेवरॉय हो गया, शेवरॉय, पंचमलाई हो गया, पंचमलाई है ना भाई, सिरुमलाई हो गया, सिरुमलाई, सिरुमलाई, ये बात आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2008, क्लियर हो जाएगा, क्लियर है। ये जो अधिनियम है कब का है, 2008, फिर इसी के जरिए 2009 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की स्थापना की गई है, राइट बात है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच कितना आपको अंतर लगता है, तो सर वो लगेगा 16.68। कैसे, अगर आप देखोगे 73.04% 2011 के हिसाब से हमारे साक्षरता मिल जाएगी देश की। इसमें से जो मेल है वो 82.14% और जो फीमेल है वो 65 ध्यान रखोगे, वो 65.46% लिटरेट है, और दोनों में जो डिफरेंस है वो इतना मिलेगा आपको। ओके, सबसे ज्यादा आपको केरल लिटरेट मिलेगा, पढ़ा लिखा मिलेगा 93.91% के साथ, और सबसे नीचे आपको बिहार देखने को मिल जाएगा यहां पर 61% के साथ। बोलते हैं भारत के संदर्भ में सिलंबन, थांगटा, थोड़ा ये क्या है, ये हो जाएंगे युद्ध कला नृत्य, यानी कि मार्शल आर्ट डांस। ओके भाई, सिलंबन कहां की हो जाएगी, ये तमिलनाडु की हो जाएगी, मार्शल आर्ट कहां की, तमिलनाडु की। थांगटा कहां की हो जाएगी, मणिपुर की हो जाएगी। थोड़ा कहां की हो जाएगी, अगर आप देखोगे हिमाचल प्रदेश की हो जाएगी, हिमाचल की। गतका कहां की हो जाएगी, गतका, गतका होगी पंजाब की। ओके भाई, ध्यान रखोगे, कहां की, पंजाब की आपको देखने को मिलेगी। कलायरी पट्टू आपको कहां की मिलेगी, कलायरी पट्टू, ये भी आप ध्यान रखोगे, ये आपको देखने को मिल जाएगी केरल की। ओके, पाइका आपको कहां की मिलेगी, पाइका ये मिलेगी उड़ीसा की, ठीक है, कहां की, उड़ीसा की। ऐसे आप ध्यान रखोगे, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसलों का एग्जाम्पल है। अब खरीफ जो फसलें हैं वो मॉनसून के समय की हैं, यानी कि उनको आप जून जुलाई में बोते हो, है ना भाई, जून जुलाई में आप उनको बोते हो और उनको सितंबर अक्टूबर में काटते हो। जैसे अब इसके कटाई का समय आ रहा है, ये ध्यान रखना, खरीफ वाली फसलों का। तो उसमें से कपास खरीफ की ही है, धान भी आपको खरीफ की ही देखने को मिलेगी, मक्का भी आपको उसी की देखने को मिलेगी, ज्वार भी आपको उसी की देखने को मिलेगी, बाजरा भी आपको उसी की देखने को मिलेगी, है ना भाई, ये भी आप ध्यान रखोगे। मूंगफली भी आपको उसी की देखने को मिलेगी, कौन सी, मूंगफली भी, ठीक है। लेकिन आप गेहूं, मटर, चना, ये तो रबी की फसलें हैं, ये तो सर्दी की फसल है ना, ये तो सर्दी की है। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। अनीता देसाई द्वारा लिखित उपन्यास, अंग्रेजी उपन्यास इन कस्टडी में निम्नलिखित में से किस काल्पनिक शहर का उल्लेख किया गया है, जरा बताओ क्या लगाओगे। देखो ये है मीरपुर, ऐसा है ना, इस उपन्यास के अंदर एक मीरपुर नाम का एक काल्पनिक शहर है। काल्पनिक मतलब इमेजिन करके सोचा गया कि हाँ भाई इस शहर में बहुत प्रदूषण है, बहुत ज्यादा गंदगी है, साफ सफाई नहीं है, ठीक है, इसके ऊपर है ये सारा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। आ जाओ नेक्स्ट पर। मोहम्मद गौरी का वास्तविक नाम क्या था, तो अगर हम देखें वो हो जाएगा शहाबुद्दीन उर्फ, है ना भाई, मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और ये गौर प्रदेश का शासक था, गौर प्रदेश का शासक था ये। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, मोहम्मद गौरी। और अगर आप देखोगे गौर प्रदेश कहां पर पड़ता है, अफगानिस्तान में पड़ता है, ये अफगानिस्तान में पड़ता है। ये जो आपको मोहम्मद गौरी लगता है 1191 में इसने तराइन की पहली लड़ाई लड़ी पृथ्वीराज चौहान के साथ, और मोहम्मद गौरी हार जाता है पहली लड़ाई को, ठीक है भाई। और दूसरी वाली 1192 में तराइन की फिर से लड़ाई लड़ी, किसके साथ, चौहान के साथ। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा। और यहां पर गौरी जीत जाता है। ओके भाई, ध्यान रखो, गौरी जीत, क्यों जीत जाता है, क्योंकि इस बार जो है
पृथ्वीराज चौहान को धोखा दे देते हैं कौन? जयचंद। और किससे जा मिलते हैं? इससे जा मिलते हैं मोहम्मद गौरी से। वरना पृथ्वीराज चौहान कोई हारने वालों में से नहीं थे, बहुत बड़ा उत्तर भारत में उनका साम्राज्य था और बहुत सशक्त नेता थे। अब एक बात बताओ, कोई हमारी युद्ध की टेक्निक को ही लीक कर देगा दूसरे की तरफ जाके कि हम ऐसे ऐसे युद्ध लड़ेंगे, उसको ही लीक कर दोगे तुम, तो फिर तो नुकसान होगा ही होगा। समझ गए? सोचने वाली बात है। वरना पृथ्वीराज चौहान बहुत मजबूत शासक थे। ओके, अच्छा इतनी बात हुई। 1194 की अगर हम बात करें, फिर जयचंद को ही हरा दिया। किसने हरा दिया? मोहम्मद गौरी ने। तो जयचंद को भी सीधी बात है ना, जैसी करनी वैसी भरनी पड़ गई। समझ गए? तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। और गौरी अगर आप देखोगे, गौरी 1206 में, है ना, ध्यान रखोगे, इसकी हत्या कर दी गई। किसके द्वारा? वो कर दी गई खोखर जाट के द्वारा। ठीक है भाई, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं गौतमी पुत्र शतकर्णी की उपलब्धियों को शानदार शब्दों में किसमें दर्ज किया गया था? जरा बताओ क्या लगाओ। अगर हम देखें, ये जो गौतमी पुत्र शतकर्णी है, पहली बात तो ये सातवाहन वंश का शासक है। कौन सा? सातवाहन वंश का शासक हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, सातवाहन वंश का शासक। ओके, और ये जो सातवाहन वंश का शासक है, तिमुक ने इस वंश की नींव रखी थी, है ना। पैथिस्थान इनकी राजधानी थी और प्राकृत भाषा थी। लेकिन इनमें जो महान शासक था वो गौतमी पुत्र शतकर्णी था। और इन शासकों के नाम अपनी माता के नाम पर हुआ करते थे। माता के नाम पर। ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है कि इनमें से कौन सा वंश है जिसमें शासकों के नाम अपनी माता के नाम पर है, तो ये सातवाहन वंश ही है। तो ध्यान रखोगे। तो गौतमी शतकर्णी की उपलब्धियों का शानदार शब्दों में जो वर्णन आपको मिलेगा वो नासिक के शिलालेख में मिलेगा। और ये ध्यान रखना, ये इसकी माता का ही शिलालेख है। ये कहां पर आपको देखने को मिल जाएगा? नासिक में आपको देखने को मिल जाएगा। नासिक में इसकी माता ने गढ़वाया था ये शिलालेख। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से 1893 में शिकागो में आयोजित की गई विश्व धर्म संसद से संबंधित है? वो कौन हो जाएंगे? क्या हम लगाएंगे इसमें से रामकृष्ण परमहंस? नहीं। या स्वामी विवेकानंद लगा देंगे? यस। देखो, स्वामी विवेकानंद का जो जन्म है 12 जनवरी 1863 को हुआ है। और इसीलिए 12 जनवरी 1985 में हमने पहली बार इनके बर्थडे के दिन क्या मनाया था? राष्ट्रीय युवा दिवस। ये भी आप ध्यान रखोगे, राष्ट्रीय युवा दिवस। ये कब डिक्लेयर कर दिया था हमारी सरकार ने? 1984 में, कि हम 12 जनवरी 1985 से क्या मनाएंगे? इनके बर्थडे के दिन राष्ट्रीय युवा दिवस। ओके, अब अगर हम देखें, जो स्वामी विवेकानंद जी हैं, इन्होंने शिकागो में विश्व धर्म संसद सम्मेलन में भाषण दिया था। ओके, और इनके जो गुरु थे वो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस 1836 में जन्म होता है और 1886 में उनकी मृत्यु हो जाती है। और उनका जन्म हुगली में हुआ था। हुगली जिला वेस्ट बंगाल में मिल जाता है आपको। तो वहीं पर इनका जन्म हुआ था, जो ये रामकृष्ण परमहंस है। और रामकृष्ण परमहंस के शिष्य हो गए स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरु के नाम पर, यानी कि रामकृष्ण परमहंस जी के नाम पर, परमहंस मिशन चलाया। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, रामकृष्ण परमहंस मिशन चलाया था। ये बात ध्यान रखना। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। कौन सा? रामकृष्ण मिशन चलाया। और ये कब से चलाया? ये चलाया है 1897 से। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? ये है बेलूर मठ में। बेलूर मठ आपको कोलकाता के पास मिल जाएगा, वेस्ट बंगाल में। आ जाओ नेक्स्ट पर। सरकारी व्यय का नियंत्रक प्राधिकरण कौन होता है? सरकारी खर्चे का वित्त मंत्रालय होता है। और अभी हमारी जो वित्त मंत्री है वो कौन है? वो हो जाएंगी निर्मला ताई। ठीक है भाई, कौन हो जाएंगी? निर्मला सीतारमन जी हो जाएंगी। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। बाश, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है निम्नलिखित में से किस देश ने 7 बार महिला एशिया कप क्रिकेट चैंपियनशिप जीती है? जरा बताओ क्या लगाओगे। अगर हम देखें, क्या श्रीलंका है, पाकिस्तान है, भारत है या फिर बांग्लादेश है? देखो, हमसे महिला एशिया कप के बारे में बोल रहा है। 2004 से लेकर 2016 तक लगातार जीती थी वुमेन्स। ठीक है, ध्यान रखोगे, हमारी इंडिया की एशिया कप। फिर 2023 में भी जीत गई। ठीक है, तो 7 बार जीती हुई है भारत की टीम। लेकिन अभी पुरुष वाली जो टीम जीती है पाकिस्तान को हरा के एशिया कप, वो 9वीं बार जीती है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, कितने बार? 9th बार जीता है भारत ने। और ये जो फाइनल हुआ था, ये है ना भाई, ध्यान रखोगे, 28 सितंबर को हुआ था। और दुबई, है ना, दुबई के अंदर हुआ था, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। ओके भाई, आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त मौर्य के शिक्षक कौन थे जो उनके प्रधानमंत्री भी थे? तो देखो, चंद्रगुप्त मौर्य ने
322 बीसी में, यानी कि 0 से इतने वर्ष पहले नींव रखी थी। किसकी नींव रखी थी? वो रखी थी, अगर आप देखोगे, मौर्य साम्राज्य की, अपनी माता के नाम पर, मूर के नाम पर। उसमें जो मदद करी थी वो आचार्य चाणक्य ने करी थी। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, ऐसे इनको ध्यान रखोगे। आचार्य चाणक्य जो है, इनको विष्णुगुप्त भी बोल दिया जाता है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो ये कहां के? तक्षशिला के आचार्य थे, तक्षशिला के आचार्य थे, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं किस वर्ष में लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनावों के लिए मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? वो कब कर दी गई है? क्या आप लगाओगे 1988 इज द राइट आंसर? देखो क्या था हमारे यहां, ये संविधान संशोधन था, 61वां संविधान संशोधन 1988, है ना। लेकिन ये लागू कब हुआ है? 1989 28 मार्च को। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, ये लागू हो गया। लेकिन ये कौन सा है? 61वां संविधान संशोधन, 1988वां संविधान संशोधन है। ठीक है भाई। अब यहां पर प्रधानमंत्री कौन थे जिस समय ऐसा हुआ? राजीव गांधी जी थे। ओके भाई, ध्यान रखो, कौन थे? राजीव गांधी जी थे, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। इलेक्ट्रिक रूम हीटर के कॉइल को क्या कहा जाता है? जरा बताओ, क्या लगाओगे? वो एलिमेंट कहा जाता है, एलिमेंट। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। जैसलमेर में पाई जाने वाली जल संचयन प्रणाली की पहचान कीजिए। हम किसकी बात कर रहे हैं? जल संचयन प्रणाली। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, जल संचयन प्रणाली। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है? खड़ीन मिलती है, खड़ीन। समझ गए भाई। जैसलमेर की तरफ क्या होता है कि जैसलमेर की तरफ गड्ढे बना लिए जाते हैं, है ना भाई, गड्ढे। और गड्ढों को जो है चिनाई के द्वारा चिन दिया जाता है, अच्छा खासा कुआं सा बना दिया जाता है। बारिश का पानी आया, उसमें सेफ हो गया, और फिर ऊपर से ढक दिया, फिर बहुत समय तक वो चल जाता है। समझ गए? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा खड़ीन। बोलते हैं जीएसआई भूविज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन ये कहां किया जाएगा? तो ये तो देखो हो गया, कहां पर? ग्वालियर मध्य प्रदेश में हो गया। और ये कब हो गया था? 15 दिसंबर 2024 को हो गया ये। ठीक है, और किसने किया? उस समय पर हमारे 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे। ठीक है भाई, ध्यान रखो, कौन? जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने किया था, है ना। अब तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब कौन है हमारे उपराष्ट्रपति? अब तो सीपी राधाकृष्णन जी हैं। ठीक है भाई, हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं अभी, है ना भाई, नाउ, वो है सीपी राधाकृष्णन जी, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, राधा कृष्णन जी। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान ये क्या चीज है? क्या प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है? नो। क्या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में है? नहीं। प्रत्येक नागरिक का साधारण कर्तव्य है? नो। प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है? यस। ये जो मौलिक कर्तव्य है हमारे मूल संविधान में तो थे नहीं, यानी कि 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ है उस समय पर तो ये थे नहीं, इनको बाद में जोड़ा गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 से यूएसएसआर से ये हमने लिए थे, और उस समय 10 को ऐड किया था, है ना, मौलिक कर्तव्य को, और आर्टिकल 51 ए में शामिल किया, और भाग संविधान के 4 ए में शामिल किया। राइट बात है भाई, क्लियर हो जाएगा। ओके, अब अगर हम देखें, एक हमने बाद में जोड़ा 86वां संविधान संशोधन 2002 से, है ना भाई, एक को हमने बाद में जोड़ा है, तो टोटल कितने हो गए? 11 हो गए। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जरा बताओ, क्या लगाओगे, है ना। अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी कि अनटचेबिलिटी, छुआछूत का अंत, बिल्कुल ठीक बात है, ये आप ध्यान रखोगे, 17 में है ना। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, बिल्कुल ठीक है, 29 में है। धर्म की स्वतंत्रता, आर्टिकल 25 में है। गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण, है ना, आर्टिकल 23, ये तो भाई 22 में है, तो बस यही गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है भाई, पी को आप हटा दोगे यहाँ पे, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है अक्टूबर 2024 में? तो ये किया गया है, ध्यान रखोगे, अबुदय जिंदल को। और अगर आप देखोगे इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता के अंदर। कहां पर मिलेगा इसका हेडक्वार्टर आपको? कोलकाता के अंदर। ओके, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो देखो, उपराष्ट्रपति जो है हमारे, है ना भाई, ये जो उपराष्ट्रपति है उनका कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। ठीक है भाई, क्लियर। अच्छा, लेकिन ये राज्यसभा के क्या होते हैं? राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, याद रखोगे, सभापति होते हैं। लेकिन ध्यान रखना, सिर्फ सभापति ही होते हैं, उसके सदस्य नहीं होते।
अगर राज्यसभा के सदस्य हो जाएंगे तो 6 साल का कार्यकाल नहीं हो जाएगा, है ना। तो इसलिए ये 5 साल का ही होता है, हमेशा ध्यान रखना। राष्ट्रपति भी उपराष्ट्रपति भी दोनों का 5 साल का। अच्छा, उपराष्ट्रपति को सैलरी कितनी मिलती है? 4 लाख रुपए। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, 4 लाख रुपए। अच्छा, अगर हम देखें उपराष्ट्रपति को किसके नाते मिलती है? उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का सभापति होने के नाते ये 4 लाख की सैलरी मिलती है, और जब रिटायर हो जाते हैं तो 2 लाख रुपए की सैलरी मिलती है। ठीक है भाई, ये भी आप ध्यान रखोगे। ओके, आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। दहेज हत्या को भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो ये किया गया है आईपीसी की धारा 304 बी में। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अगर हम देखें, जैसे मान के चलो शादी के 7 साल के भीतर, 7 साल के भीतर ही किसी महिला को प्रताड़ित किया गया दहेज को लेकर और उसकी मृत्यु हो गई, तो क्या होगा, है ना भाई, जिसने भी उसको प्रताड़ित किया है, जैसे उसके पति ने, तो उसको कम से कम, ध्यान रखोगे, कम से कम, है ना भाई, 7 साल की सजा होगी। समझ गए? ऐसे भी आप ध्यान रखना, या फिर ज्यादा से ज्यादा आजीवन कारावास भी हो सकता है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं 2024 महिला T20 विश्व कप में न्यूजीलैंड ने किस देश को हराकर ये जीत हासिल की है? तो देखो, ये कहां पर हुआ था भाई? ये यूएई में हुआ था, है ना। महिलाओं का है, ये महिलाओं का है T20 विश्व कप। होना तो ये बांग्लादेश में था, होना कहां पर था? ये बांग्लादेश में था, लेकिन ध्यान रहे, क्योंकि बांग्लादेश की सिचुएशन ठीक नहीं थी 2024 में, इस वजह से अक्टूबर में करवाया गया, है ना, यूएई के अंदर। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा राइट आंसर है दक्षिण अफ्रीका वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। कौन सा? दक्षिण अफ्रीका। अच्छा, ध्यान रखना, दक्षिण अफ्रीका को 32 रन से हरा दिया था न्यूजीलैंड ने। ओके, आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है देश का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है? सबसे फर्स्ट नंबर पर है यूपी, 19,98,00,000, है ना भाई, ध्यान रखोगे, प्लस पॉपुलेशन 2011 के हिसाब से। और अगर आप देखोगे सेकंड नंबर पे आ जाएगा महाराष्ट्र, 11 करोड़ प्लस। फिर आ जाएगा बिहार, कितने पर? 10 करोड़ प्लस। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से किस राज्य में अजिक्कल बंदरगाह स्थित है? अगर हम देखेंगे वो कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र है, केरल है, आंध्र प्रदेश है, या फिर उड़ीसा है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा केरल वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है ना। यहां पर आपको एक केरल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना किसने करी है? ये जो स्थापना है ये 1909 में हुई है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और ये जमशेदजी टाटा ने करी है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है? ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने 2023 का साहित्य नोबेल पुरस्कार जीता है? तो देखो, जॉन फॉसे ने जीता था 2023 का। समझ गए? कहां से बिलोंग करते थे? नॉर्वे से बिलोंग करते थे। एनी एर्नोक्स 2022, है ना, इनको मिला। और अब्दुल रज्जाक गुरना को 2021 का मिला, और लुइस ग्लक को 2020 का मिला, और 2024 का मिला है हांगकांग को। ठीक है भाई, हांगकांग, इनका संबंध कहां से है? दक्षिण कोरिया से है, दक्षिण कोरिया से है। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। बोलता है निम्नलिखित में से कौन पंडित रविशंकर के गुरु थे? ओके, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खान। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। इससे संबंध है इनका मेहर घराने से, मेहर घराने से इनका संबंध है। अलाउद्दीन खान ने ही मेहर घराने की स्थापना करी थी, मध्य प्रदेश में पड़ता है मेहर घराना। ओके भाई, और ध्यान रखोगे, अलाउद्दीन खान के शिष्य हो गए पंडित रविशंकर। क्या बजाते थे? सितार बजाते थे पंडित रविशंकर। 1999 में भारत रत्न मिला था। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं सरदना ईसाई मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है भाई, उत्तर प्रदेश के मेरठ में, है ना भाई, उत्तर प्रदेश के मेरठ के सरदना में। ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छा। यहाँ पर आ जाओ भाई। बोलता है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला कत्था उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? वो कौन सा हो जाएगा? बरेली इज द राइट आंसर। जैसे अगर आप देखोगे, है ना, जैसे पान बनारस का बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है भाई, और अगर आपसे पूछेगा जो ताले हैं वो अलीगढ़ के बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं, ऐसे ही मेरठ से खेल का सामान बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है ना। ऐसे आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं ज्वारा नृत्य जिसे धन धान्य को उत्सव के रूप में मनाए जाने के लिए किया जाता है, इसकी उत्पत्ति किस राज्य से हुई? तो ये हुई है मध्य प्रदेश से। ज्वारा नृत्य में क्या है, जैसे ज्वार की जो फली होती है ऊपर की, उसको काट के
ऊपर तसले में रख के महिलाएं नृत्य करती हैं। ओके भाई, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। निम्नलिखित में से किसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? किसने किया था जरा बताओ? 712 ईस्वी में वो किया है, क्या लगाओगे? मोहम्मद बिन कासिम इज द राइट आंसर। देखो बिल्कुल पहला मुस्लिम सफल आक्रमण इसी ने किया था भारत में। इससे पहले भी मुस्लिम आक्रमण हुए लेकिन वो सफल नहीं हुए। जैसे कि उबैदुल्ला ने किया था सबसे पहले, उबैदुल्ला ने। ओके भाई, ध्यान रखोगे। उबैदुल्ला ने 711 में किया, फिर बुदैल ने किया। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे 711 में ही। ये दोनों ही क्या हो गए? फेल, और इसका सफल हो गया। ठीक है भाई, तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। बोलता है सरकार ने किस फसल के लिए उचित और पारिश्रमिक मूल्य की घोषणा करी है? तो ये कौन सा हो जाएगा? गन्ना। और गन्ने में ध्यान रखना, गन्ने में कौन सा? रेड रॉट है ना भाई, ये रोग लगता है। क्लियर हो जाएगा। और गन्ना कैसी है? एक नकदी फसल में आता है, यानी कि ऐसी एक कैश क्रॉप में आता है। नकदी फसल वो होती है जिनको आप कट करने के बाद बाजार में बेच कर आओ और उससे लाभ कमाओ। समझ गए? ऐसे आप ध्यान रखोगे। बोलता है भौगोलिक संकेतक, भौगोलिक संकेतक जीआई टैग की समय सीमा समाप्त होने की अवधि कितनी है? 10 वर्ष है। देखो भौगोलिक टैग जो है हमारे यहाँ पर, जो जीआई टैग है वो 1999 के एक्ट से दिया जाता है। किससे दिया जाता है? 1999 के एक्ट से दिया जाता है। और साल 2004 में सबसे पहले दार्जिलिंग की चाय को मिला था, है ना भाई? इसको दार्जिलिंग की चाय को मिला था। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ऐसे भी आप ध्यान रख। देखो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार अन्य धर्म और अन्योन्य की जनसंख्या कितनी है? यानी कि अन्य धर्म मानने वालों की जनसंख्या कितनी है? चलो देखते हैं। देखो हमारे यहाँ 2011 के हिसाब से 79.8% है ना हिंदू धर्म मानने वाले लोग हैं। अगर आप देखोगे दूसरे नंबर पर 14.2% मुस्लिम धर्म मानने वाले लोग हैं। ठीक है भाई, 2.3% ईसाई धर्म मानने वाले लोग हैं, और 1.7% है ना भाई, 1.7% सिख धर्म मानने वाले लोग हैं, 0.7% बौद्ध धर्म मानने वाले लोग हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और 0.4% है ना जैन धर्म मानने वाले लोग हैं, जैन धर्म। और अगर आप देखोगे अब यहां तक हो गया, अब 0.7% अन्य धर्म वाले हैं। अन्य धर्म यानी कि 0.7%। अगर आप देखोगे 79 लाख, या फिर अगर आप देखोगे 7.9 मिलियन, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है ना। अच्छा, जिन्होंने धर्म नहीं बताया वो है 0.2%। जिन्होंने धर्म ही नहीं बताया, धर्म नहीं बताया, ठीक है, अच्छा उसमें वो है 2.9। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। 2.9 मिलियन या फिर 29 लाख लोग। ठीक है भाई, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। क्लियर हो जाएगा, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। केरल गॉड्स ऑन कंट्री पुस्तक के लेखक कौन है? ये आप मुझे होमवर्क के तहत आप बता देंगे, और इसकी पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएगी मिनिस्टर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर। ओके भाई, ये थी तुम्हारी क्लास। और यूपीएसआई की क्लास 3 बजे हमारी चलती है, और अगर आप देखोगे 5 बजे यूपी पुलिस कांस्टेबल की क्लास चलती है, और 9 बजे दिल्ली पुलिस की क्लास चलती है, और 10 बजे आपकी चलती है रेलवे ग्रुप डी की क्लास। ओके, कोई भी बात हो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। थैंक यू, नमस्ते, बाय।